नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति की, क्योंकि राजस्थान में 1857 की क्रांति, यहाँ से क्वेश्चन चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट प्री हो या रीट मेंस हो, एसआई भर्ती हो और या पटवारी भर्ती हो और कोई एग्ज़ाम हो, वहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं यहाँ से, है ना। तो ये ऐसा टॉपिक अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करवा दूँगी, लेकिन आपको शांतिपूर्वक तरीके से पूरा तन मन लगा के वीडियो देखनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है पहले, क्योंकि ये आपकी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि आप बाद में ना ही करते हो, है ना। तो आपको ये अपनी जिम्मेदारी है, खुद की जिम्मेदारी है। ये फ्री क्लासें हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है ना। तो आपको ये काम पहले करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये काम करो, है ना। अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण, किन किन कारणों की वजह से राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी। देखो, सबसे पहले इसमें सहायक संधियाँ, डलहौजी की हड़प नीति है, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण, तो सभी की हम चर्चा करेंगे। डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा के तहत रियासतों को हड़पा था, है ना, और कुशासन का आरोप लगाकर रियासतों को हड़पा था, है ना। तो डलहौजी की वजह से भी 1857 की जो क्रांति हुई थी वो एक असंतोष का कारण था। फिर बात करें हम सैनिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और तात्कालिक कारण। तो धार्मिक कारण क्या था? धार्मिक कारण ये था कि ज़बरदस्त भारतीयों को ईसाई धर्म ग्रहण करवाया जा रहा था। जो राजा जानबूझ कर यानी शांतिपूर्वक तरीके से उनका कहना मानकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता था, तो उनको अंग्रेज उपाधि देते थे, पदवी देते थे और उनको मतलब कि बहुत अच्छा पेमेंट भी देते थे, है ना, और रिश्वत भी देते थे, है ना। लेकिन कई राजा ऐसे थे जो ईसाई धर्म ग्रहण नहीं मानने को तैयार थे, तो उनका बहुत बुरी तरीके से अंत होता था, यानी वो उसको बहुत परेशान करते थे, है ना। तो धार्मिक कारण यही है कि जबरन ईसाई धर्म ग्रहण करवाना। फिर है आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या था कि अगर भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया और अंग्रेज़ों को निम्न पदों पर भी नियुक्त किया गया, तो वेतन अंग्रेज़ों का अधिक था और भारतीयों का वेतन कम था, है ना। तो वेतन को लेकर भी उनमें काफ़ी वो था, है ना, वेतन की वजह से भी उनमें काफ़ी वो था। तो ये एक आर्थिक असंतोष का कारण था। फिर अगला कारण है सैनिक कारण। अब सैनिक कारण क्या था? सैनिक कारण ये था कि जो ब्राउन सिस बंदूक थी उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया गया। अब उस एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया गया था, तो उसको जब उस कारतूस को ढालने से पहले उसमें जब केप लगी हुई होती थी और उस केप को जब हटाते थे तो वो केप बनी हुई थी गाय और सुअर की चर्बी से। तो मंगल पांड्या नामक एक सैनिक था, तो वो अपने धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। तो वो सैनिक थे और उन्होंने पहले इसका ही यूज किया, तो उसको सब चिढ़ाने लग गए कि तू तो इतना धार्मिक है, वो है, फलाना है, ढिकड़ा है, और गाय और सुअर से बनी उस बंदूक का तू मुँह से काटता है, यानी वो अपने धर्म को तू भ्रष्ट कर चुका है और इतना धार्मिक क्यों बन रहा है। इसी कारण ये एक धार्मिक कारण था, है ना। फिर तात्कालिक कारण और सैनिक कारण यही था, यानी एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करना। अब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के में कौन कौन से पदों पे कौन कौन व्यक्ति विराजमान थे, है ना। तो उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटेन के पीएम ब्रिटेन की महारानी, है ना। ब्रिटेन के पीएम, ब्रिटेन की महारानी, भारत के गवर्नर जनरल, क्रांति का, भारत में क्रांति का नेतृत्व, भारत में
क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ऐसे कैसे छपते हैं, है ना। क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, है ना। राष्ट्रीय सेनापतित्व कौन था, है ना। यहाँ से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे कैसे छपते हैं, तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लेना। अब ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ये थे परमस्टन। महारानी विक्टोरिया। महारानी कौन थी? विक्टोरिया। गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, गवर्नर जनरल वाला, लॉर्ड कैनिंग। भाई गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की क्रांति के समय? नेतृत्व में बहादुर शाह जफर, इसने नेतृत्व किया था, है ना, मुगल बादशाह ने। और सेनापतित्व बख्त खां। क्रांति की योजना आपके राणोजी बापू और अजीमुल्ला खां। राणोजी बापू, अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां। और ये क्रांति की योजना कहाँ बनाए थे? लंदन में बनाए थे, है ना, लंदन। और सुनियोजित तिथि 31 मई 1857। और क्रांति प्रारंभ कब हो गई थी? 10 मई को ही प्रारंभ हो गई थी, 10 मई 1857। और राजस्थान में कब प्रारंभ हुई? राजस्थान में क्रांति प्रारंभ 28 मई, है ना। ये 3 तिथियाँ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अच्छे से। तो अब देखो ब्रिटेन के पीएम कौन थे? परमस्टन। स्टम नहीं है ना, स्टन। और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। राष्ट्रीय सेनापतित्व किसने निभाया था? बख्त खां ने। क्रांति की योजना राणोजी बापू और अजीमुल्ला खां ने लंदन में बनाई थी। क्रांति की सुनियोजित तिथि 31 मई, क्रांति प्रारंभ हो गई थी 10 मई को, और राजस्थान में क्रांति प्रारंभ हुई थी 28 मई को। अब जो क्रांति हुई थी वो समय से पहले ही शुरू हो गई थी, इसलिए हम जीत नहीं पाए अंग्रेजों। और शिक्षित वर्ग ने भी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, अधिकांश राजाओं ने भी साथ नहीं दिया था। इसी वजह से भारत आज़ाद नहीं हो सका था, नहीं तो भारत उसी समय ही आज़ाद हो जाता था। लेकिन ये भारत का एक दुर्भाग्य है सबसे बड़ा, है ना। अब इसमें और भी देखो, और भी है। अब एजीजी कौन था राजस्थान में? स्क्रीनशॉट ले लिया? राजस्थान में एजीजी का मुख्यालय, सब समझो, है ना। राजस्थान का एजीजी, फिर बाद में देखना इस एजीजी की क्या हालत होती है ना। एजीजी, और एजीजी का मुख्यालय, एजीजी का मुख्यालय, ये तो जब आप एकीकरण पढ़ते हो तब भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र है ना, प्रमुख केंद्र। और
राजस्थान में क्रांति की प्रमुख, राजस्थान में क्रांति की प्रमुख छावनियाँ कितनी थी, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी आपको। छावनियाँ। अब देखो एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये एजीजी था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मुख्यालय अजमेर में था और जब गर्मियाँ शुरू होती थी तो माउंट आबू में ये अपना मुख्यालय बना लेते थे। राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र आहुआ और कोटा, ये प्रमुख केंद्र थे, आहुआ और कोटा। और छावनियाँ 6 छावनियाँ थी। इसकी ट्रिक है ए बन्नी न देख खेब, ए बन्नी न देख खेब। ए यानी एरिनपुरा, ट्रिक से समझ लेना, ऐसे याद नहीं हो पाएगी। एरिनपुरा ये पाली और सिरोही के मध्य है वर्तमान में। ब यानी ब्यावर, नी यानी नीमच, दे यानी देवली, खे यानी खेरवाड़ा, और न यानी नसीराबाद। ये वाली छूट गई, नसीराबाद। ए बन्नी न देख खेब यानी ए बन्नी न देख खेब, ये ट्रिक है 6 छावनियों की। ए यानी अरिनपुरा, ब यानी ब्यावर, नी यानी नीमच, न यानी नसीराबाद, दे यानी देवली, खे यानी खेरवाड़ा। ठीक है, 6 सैनिक छावनियाँ थी। केंद्र आहुआ कोटा में है, एजीजी का मुख्यालय अजमेर माउंट आबू में है, और राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। क्लियर, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ सबसे पहले ये शक्तिशाली छावनी थी। सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी, नसीराबाद। सबसे शक्तिशाली थी नसीराबाद, शक्तिशाली। और राजस्थान से बाहर थी नीमच, ये राजस्थान की नहीं है, ये यूपी में है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्रांति शुरू हो जाती है। सबसे पहले नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत होती है। नसीराबाद में 28 मई 1857 को क्रांति का बिगुल बज जाता है। क्लियर, 28 मई 1800। अब इस समय प्रमुख क्रांतिकारी, यहाँ का जो क्रांतिकारी था वो कौन था, क्रांतिकारी बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ये क्रांतिकारी था। कौन था, बख्तावर सिंह। मौजूद इसमें जो सैनिक टुकड़ियाँ वो कौन कौन सी थी, सैनिक टुकड़ियाँ वो थी टुकड़ियाँ 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फैंट्री, 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री, नेटिव इन्फैंट्री है ना। एक तो ये थी और एक थी फर्स्ट बम्बई लांसर्स, फर्स्ट बम्बई लांसर्स एक थी ये है ना। ये सैनिक टुकड़ियाँ थी। क्रांतिकारी बख्तावर सिंह थे। और प्रमुख अंग्रेज अधिकारी कौन थे, प्रमुख अंग्रेज ये कौन थे, प्रमुख अंग्रेज प्रिचार्ड स्टॉफिसवुड है ना, प्रमुख अंग्रेज प्रिचार्ड, इसकी भी बहुत बुरी हालत हुई थी। और स्टॉफिसवुड है ना, न्यूबरी है, स्पोर्टिसवुड है, न्यूबरी है। तो इन अंग्रेजों की बहुत बुरी हालत हुई थी और अपनी जान बचाने के लिए छिप छिप के भागे थे है ना। तो नसीराबाद में 28 मई 1857 को क्रांति हुई। क्रांतिकारी बख्तावर सिंह थे। सैनिक टुकड़ियाँ 15वीं और
30वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री, 1st बम्बई लांसर्स, ये दोनों सैनिक टुकड़ियाँ थी। प्रमुख अंग्रेज प्रिचार्ड, स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी थे। तो इनको बहुत बुरी तरह से पछाड़ा गया था। अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं भूल जाती हूँ बोलना, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको काफ़ी टाइम हो गया है तो ये ले लिया करो, ठीक है। अब इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे के ऐसे छपते हैं, आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। फिर है नीमच। नीमच में विद्रोह कब हुआ था? नीमच, इसमें 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1857। यहाँ पे क्रांतिकारी कौन कौन थे? क्रांतिकारी है ना, पीए कौन था और अंग्रेज अधिकारी कौन था, सबकी हम चर्चा करेंगे। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। कौन थे? हीरा लाल या हीरा सिंह? हीरा लाल, ये क्रांतिकारी थे। पीए कौन था? पीए कौन था? मेजर सावर्स। और अधिकारी कर्नल एबोट अंग्रेज अधिकारी था, मेजर सावर्स पीए था। अब यहाँ से जब अंग्रेज नीमच से भाग गए थे, है ना, तो अंग्रेज अधिकारियों को जो पहले तो डोंगला में शरण ली और बाद में पिछोला झील के जग मंदिर में उन लोगों ने शरण ली थी। तो नीमच से भागे, लिख लो, नीमच से भागे अंग्रेज अधिकारी डोंगला गांव गए, वह फिर जग मंदिर में शरण ली। और नीमच के क्रांतिकारियों को देवली के सैनिकों ने साथ दिया था। देवली के सैनिकों ने साथ दिया, है ना। जो नीमच के क्रांतिकारी थे उनको देवली के सैनिकों ने साथ दिया था, यानी उनकी मदद की थी, क्योंकि वो आपस में अगर मदद करते हैं तब ही वो जीत पाते हैं। तभी ही तो, अगर शिक्षित वर्ग साथ नहीं था, अधिकांश राजा साथ नहीं थे, इसीलिए 1857 की क्रांति में अंग्रेज जीत गए थे, है ना। नहीं तो भारत उसी समय आज़ाद हो जाता, लेकिन ये दुर्भाग्य है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी क्रांतिकारी मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह, पीए मेजर सावर्स हैं, अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट है। नीमच से भागे अंग्रेज अधिकारी डोंगला गांव गए और फिर जग मंदिर में शरण ली थी उन्होंने। और देवली के सैनिकों ने नीमच के क्रांतिकारियों का साथ दिया था। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर अगली छावनी आती है आपके एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ स्थित है? पाली और सिरोही के मध्य। यहाँ विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। यहाँ 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बज जाता है। अब यहाँ जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी जोधपुर लीजियन। सैनिक टुकड़ी वो थी जोधपुर लीजियन। अब ये जो जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे वो पूर्बिया कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पूर्बिया। वो पूर्बिया के नाम से जाना जाते थे, है ना। तो ये सैनिक अभ्यास के लिए माउंट आबू गए थे, है ना। यानी ये पूर्बिया
माउंट आबू गए हुए थे, माउंट आबू गए अभ्यास हेतु, यानी सैनिक अभ्यास के लिए माउंट आबू गए अभ्यास के लिए, है ना। तो ये माउंट आबू अभ्यास करने के लिए गए थे। अब इसका नेतृत्व इसकी ट्रिक है MTS, है ना। तो नेतृत्व इसने किया था, है ना। मोती खान, तिलक राम, और शीतल प्रसाद। इन 3 लोगों ने एरिनपुरा छावनी का नेतृत्व किया था। फिर ये सैनिक 21 अगस्त को क्रांति हुई और 23 अगस्त को एरिनपुरा पहुंच गए, है ना। और फिर नारा दिया था, नारा भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा दिया था एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारी। नारा इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछा हुआ है ना। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी, है ना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा एरिनपुरा ने दिया था। MTS यानी मोती खान, तिलक राम, शीतल प्रसाद, इन्होंने नेतृत्व किया था। सैनिक टुकड़ी जोधपुर लीजियन थी, वो जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे वो पूर्बिया कहलाते थे। पूर्बिया माउंट आबू सिरोही में सैनिक अभ्यास करने के लिए गए हुए थे। फिर वो 23 अगस्त को एरिनपुरा पहुंच गए थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाओगे, साथ साथ ढंग से ध्यान से देखोगे क्लास को, तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है। अब आउवा और कोटा, ये 2 केंद्र थे, है ना। और यहाँ जबरदस्त क्रांति हुई थी आउवा, है ना। ये मारवाड़ का ठिकाना था, मारवाड़ का ठिकाना था। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत ने नेतृत्व किया था। इसकी जो देवी थी उसका नाम क्या था? सुगाली माता। क्या नाम था? सुगाली माता। उसके 10 सिर 54 हाथ है, 10 सिर 54 हाथ। सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ थे। अब क्या हुआ, कुशाल सिंह चंपावत ने नेतृत्व किया था और बहुत ही शक्तिशाली क्रांति थी। फिर एक युद्ध होता है, बिथोड़ा का युद्ध होता है। 8 कब होता है? 8 अगस्त या सितंबर को बताओ? 8 सितंबर 1857 को ये मारवाड़ के क्रांतिकारी, है ना, यानी क्रांतिकारी कुशाल सिंह चंपावत, क्रांतिकारी कुशाल सिंह चंपावत और वर्सेज मारवाड़ की सेना। तो मारवाड़ की सेना में देखो अंग्रेज अधिकारी भी थे, जैसे हीत कौर है, कुशल राज है, अनार सिंह है, हीत कौर, कुशल सिंह ये वाला नहीं, कुशल राज है वो, कुशल सिंह नहीं है, कुशल राज। और अनार सिंह ये अंग्रेज अधिकारी बहुत शक्तिशाली थे और वो युद्ध होता है, लेकिन जीत किसकी होती है? कुशल सिंह जीत जाते हैं और ये भाग जाते हैं, है ना।
फिर अगला युद्ध होता है चेलावास या गोरा काला युद्ध। चेलावास या गोरा काला युद्ध, गोरा काला युद्ध यह होता है 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को, है ना। तो चेलावास या गोरा काला युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होते हैं, मोकमेंसन भी आते हैं, पैट्रिक लॉरेंस भी आते हैं। अब इसमें भी वही कुशल सिंह और वर्से इधर आते हैं आपके मोकमेंसन और पैट्रिक लॉरेंस। मोकमेंसन, पैट्रिक लॉरेंस दोनों आते हैं और उनकी सेना इसके साथ में आती है। अब होता क्या है, बहुत ही रोचक कहानी है। होता क्या है, इसमें कुशाल सिंह की सेना बिल्कुल जोश में थी और उनमें उत्साह लगन बहुत था, तो वो पूरे तन मन से लड़ रही थी। तो तन मन से अगर कोई, जैसे आप एग्जाम की तैयारी करो तो आपकी जीत निश्चित है, आपकी सीट निश्चित है ना। तो वो तन मन से लड़ रहे थे, वो बिथोड़ा का युद्ध जीत लिया। फिर चेलावास गोरा काला युद्ध हुआ, उसमें जोश जोश में उन्होंने जो पिए था मोकमेंसन, इसकी गर्दन उड़ा दी और गर्दन उड़ा के क्या आउवा के किले पर टांग दिया। आउवा के किले पे मोकमेंसन की गर्दन टकी हुई देखकर जो आपका एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो भग गया, वहाँ से भग जाता है। और फिर जनवरी 1860 में, जनवरी 1858 में कर्नल होम्स आते हैं। कर्नल होम्स जब आते हैं युद्ध के लिए जनवरी 1858 में, तो कुशल सिंह किले का भार सौंपकर लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को, यानी जो लांबिया का ठाकुर था पृथ्वी सिंह, उसको छोड़कर सलुम्बर की ओर चले जाते हैं। यानी वो भी अब उनके पास सामग्री खत्म हो जाती है, तो वो पृथ्वी सिंह को, जो लांबिया के ठाकुर थे पृथ्वी सिंह, उसको युद्ध का भार सौंपकर सलुम्बर की ओर चले जाते हैं। जो सलुम्बर के राजा वहाँ चले जाते हैं। अब फिर जो कोठारिया का जागीर जोध सिंह था, कोठारिया का जागीर जोध सिंह, इन्होंने इसको शरण दी। कोठारिया का जागीर जोध सिंह ने कुशल सिंह को शरण दी और अब इसके पास वो सामग्री खत्म हो चुकी थी, तो इन्होंने 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण कर लिया था। 8 अगस्त कब किया था समर्पण? कहानी अच्छी लगी या नहीं लगी? कैसी लगी कहानी? फिर 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण कर लिया था। आत्मसमर्पण, कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर लिया था। एक आयोग बैठा था, टेलर आयोग। टेलर आयोग ने इसको बरी कर दिया, है ना। और फिर 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया, को रिहाई मिली, है ना। ये आयोग इम्पोर्टेंट है, टेलर आयोग। टेलर आयोग जांच करता है कुशाल सिंह की, फिर उसको दोष मुक्त बता के रिहा कर देते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। अब अगला पार्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, साथ के साथ में नोट्स बनने चाहिए, साथ के साथ में आपको याद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि याद करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने युद्ध लड़ा था, उसी तरह आपको भी जो फड़ाई रूपी युद्ध है, ये भी आपके लिए युद्ध ही है। तो आपको इस युद्ध को भी बहुत अच्छी तरीके से तन मन लगन उत्साह साहस के साथ जीतना है, तब ही आपकी ज़िंदगी बनेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।